ओके ओके, सो पहला अप्रोच क्या लग रहा है आपको, कैसे शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को? ट्राई किया क्या इस क्वेश्चन को? ट्राई किया क्या आपने इस क्वेश्चन को? हाँ ओके सर। हाँ, कैसे शुरू किया इस क्वेश्चन को? ट्राई करने में कैसे शुरू किया बेटा? फर्स्ट पार्ट देखा तो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, सो B शुड बी इक्वल टू C। हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही, बस वही जानना था मुझे। तो फिर से ये क्वेश्चन का हो सकता है कोई एक पार्ट आपके जेईई मेंस में आ जाए, इसलिए हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, अब देखो तो क्वेश्चन क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है लेट P बी एन ऑड प्राइम। तो ये वाला वर्ड, ये वाला सेंटेंस यहां से लास्ट तक पूरा ध्यान रखना कि ये ऑड प्राइम है एंड टीपीबी ये सेट है जिसमें कि एबीसी जो है वो हमेशा इस प्राइम नंबर से छोटे हैं। एबीसी हमेशा इस प्राइम नंबर से छोटे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है द नंबर ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ ऐसे मेट्राइसेस इन टीपी, टीपी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स मेरे मेट्राइसेस हैं, ओके, सच दैट ए इज ईदर सिमेट्रिक or skew symmetric or both and determinant of A is divisible by P। ठीक है, तो चल शुरुआत करेंगे भाई कि ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक बन जाए तो क्या होगा, और अगर ये वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक बन जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलूंगा सिमेट्रिक का केस देख रहा हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अगर ये वाला मैट्रिक्स मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाए तो कौन बताएगा भाई? ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए विल बी इक्वल्स टू उसका ट्रांसपोज। ए क्या है भाई? ए बी सी ए। ए मेरा मैट्रिक्स है ए बी सी ए। अच्छा भाई, और ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई? ए का ट्रांसपोज हो जाएगा ए सी बी ए। अच्छा, तो सबसे पहली चीज कि A इज इधर सिमेट्रिक, अगर A सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक वाला केस हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सिमेट्रिक वाले केस में A के बारे में तो मैं स्मॉल a के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि B की वैल्यू मेरी C के बराबर होनी चाहिए। B की वैल्यू मेरी C के बराबर होनी चाहिए। ओके, अच्छा भाई, ये चीज तो पता चली मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब मैं कंसिडर कर रहा हूं उससे। ये वाली चीज कब पता चली? जब मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहा हूं उससे। अच्छा, अगर मेरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए, अगर मेरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए, ओके, अगर मेरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए तो जल्दी से बताओ तो दोनों मैट्रिक्स में क्या क्या लिख लूं भाई? मैट्रिक्स ए तो लिख लेंगे ए बी सी ए बी सी ए, किससे इक्वेट करेंगे? इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है भाई? ए ट्रांसपोज इज, ए ट्रांसपोज इज, ए इज नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज। तो नेगेटिव ले लें, पहले ए ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी सी ए, और इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो जाएंगे, तब ये बन जाएगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भाई। अच्छा, अगर ऐसा कुछ है तो देखो तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, इसका मतलब इनकी इंडिविजुअल एंटिटीज भी बराबर होनी चाहिए। मैं बोलूंगा कि यहां से आएगा a की वैल्यू माइनस ऑफ a के बराबर और b की वैल्यू माइनस ऑफ c के बराबर, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसका मतलब यहां से आएगा मेरा a की वैल्यू 0, क्योंकि 2a की वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 तो 0 है नहीं, इसका मतलब a की वैल्यू 0 है और b प्लस c की वैल्यू 0 के बराबर है। ठीक है, ये तो बात हुई जब ये मैट्रिसेस सिमेट्रिक हैं और स्क्यू सिमेट्रिक हैं। ठीक है, अब एक और चीज ऐड कर दे रहा है भाई, बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिविजिबल बाय पी, जहां पर पी मेरा एक प्राइम नंबर है, तो बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिविजिबल बाय पी। अब आप ही बताओ भाई, यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा a स्क्वायर माइनस bc, बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी सी। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है डिविजिबल बाय पी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है डिविजिबल बाय पी, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? सम कांस्टेंट के टाइम्स ऑफ पी, सम कांस्टेंट के टाइम्स ऑफ पी, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिविजिबल बाय पी, इसको लिख सकते हैं सम कांस्टेंट के टाइम्स ऑफ पी। अच्छा, अब आपको पता है कि b की वैल्यू c हो चुकी है। पहले वाले केस की बात करें, अगर सिमेट्रिक वाले केस की बात करें तो b की वैल्यू c के बराबर हो गई है।
सिमेट्रिक वाले केस की बात कर रहे हैं तो बी की वैल्यू सी के बराबर हो गई है। अच्छा, तो ये जो एलएचएस है मेरा क्या बन जाएगा, एलएचएस बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के टाइम्स ऑफ पी। क्यों बना भाई, बीसी की वैल्यू बी स्क्वायर क्यों लिखी, क्योंकि बी और सी दोनों बराबर है, तो सी की जगह पर मैंने लिख दिया बी लिख दिया। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया, किसी को कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। नहीं समझ में आया? सर समझ में आया। समझ में आया? ओके हाँ। ठीक है। अच्छा अच्छा, अब देखो यहां पर इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां से मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k टाइम्स ऑफ p। ठीक है, इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k टाइम्स ऑफ p। अच्छा, तो या तो क्योंकि मेरा p प्राइम नंबर है तो इनमें से कोई एक नंबर या तो a माइनस बी का फैक्टर है p, या तो a प्लस बी का फैक्टर है p। ऐसी चीज होगी क्या? फिर से सोचो, p तो मेरा प्राइम नंबर है, k उसका कोई मल्टीपल है। ठीक है, तो या तो ये वाला p a माइनस बी का फैक्टर होगा, या तो ये वाला p a प्लस बी का फैक्टर होगा। ठीक है, नहीं आई चीज समझ में? हाँ सर। समझ में। पकड़ में आ रहा है क्या? ये जो p हाँ, है, p है या तो a माइनस बी का फैक्टर होगा या तो a प्लस बी का फैक्टर होगा। ठीक है, अब मैं केस लेता हूं कि ये वाला जो p है ये a माइनस बी का फैक्टर है, ये वाला जो p है ये a माइनस बी का फैक्टर है, a माइनस बी का फैक्टर है, a माइनस बी का फैक्टर है ये p। ओके, सो a माइनस बी का फैक्टर है तो सम कांस्टेंट k टाइम्स ऑफ p लिख सकते हैं a माइनस बी को, a माइनस बी को सम अदर कांस्टेंट, ये दूसरा कांस्टेंट k है। ठीक है, तो a माइनस बी को सम अदर कांस्टेंट टाइम्स ऑफ p लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसी चीज है। और आपको एक और चीज पता है, आपको क्या पता है भाई, आपको पता है कि ये जो a और b हैं ये दोनों ही p से छोटे हैं। a और b की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, a और b की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है p माइनस वन, a और b की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है p माइनस वन, तो ये दोनों ही p से छोटे हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए केसेस क्या बन जाएंगे, p के कौन कौन से मल्टीपल्स आ जाएंगे, तो p का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है भाई, p का मल्टीपल खुद जीरो भी हो सकता है, ये k की वैल्यू जीरो भी हो सकती है भाई, भाई जीरो मल्टीपल हो सकता है ना। ओके, जीरो मल्टीपल हो सकता है, तो मैं बोलूंगा कि a माइनस बी की वैल्यू या तो जीरो के बराबर है, या तो इसकी वैल्यू जीरो के बराबर है, या तो इसकी वैल्यू p के बराबर है, या तो 2p के बराबर है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहां से अब हम लोग काउंट करेंगे कि a और b, a माइनस बी की वैल्यू अगर जीरो हो जा रही है, a माइनस बी की वैल्यू अगर जीरो हो जा रही है, इसका मतलब क्या हो जा रहा है, इसका मतलब a की वैल्यू b के बराबर हो जा रही है, a की वैल्यू b के बराबर हो जा रही है। तो ऐसे कितने पेयर्स हो सकते हैं, a की वैल्यू अगर b के बराबर हो जा रही है तो ऐसे कितने पेयर्स हो सकते हैं, तो ऐसे पेयर्स बोलेंगे कि a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों की वैल्यू जीरो हो जा रही है, या दोनों की वैल्यू वन हो जा रही है, या दोनों की वैल्यू टू हो जा रही है। तो ऐसे कितने पेयर्स हो गए, p पेयर्स हो गए, जीरो से शुरू किया और p माइनस वन तक गए, तो ऐसे p पेयर्स बन गए। a इज इक्वल टू b के लिए कितने सॉल्यूशंस आ गए भाई, a इज इक्वल टू b के लिए, हो रहा है। मेरी आवाज हाँ क्या सर। हाँ सर। सर। मैं क्या करूं, ओके एक सेकेंड, थोड़ा सा इंटरनेट स्पीड। ओके, शायद वीडियो ज्यादा इंटरनेट ले रहा था। अभी आवाज क्लियर आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके ठीक है ठीक है, एक सेकेंड मैं अपना मोबाइल भी चेक कर लेता हूँ। ये किसने ये महान कार्य किया भाई? अरे यार, वीडियो तो दिखना चाहिए। एक सेकंड में बाकी सारे टैब्स बंद कर लेता हूँ, मोबाइल के टैब्स बंद कर देता हूँ।
ओके, आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी सभी को। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ठीक है। हाँ सर। ओके, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो A इज इक्वल्स टू बी के कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे भाई? A इज इक्वल्स टू बी में कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? P पॉसिबिलिटीज हो गई, P पॉसिबिलिटीज हो गई। यहां तक सभी नोट कर लो, ये क्वेश्चन काफी लंबा है। ठीक है, तो A इज इक्वल्स टू बी के P पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक है, पकड़ में आई चीज? हाँ सर। हाँ सर। अभी तो मैंने लिखा था A माइनस बी, अभी तो मैं, अब आपकी आवाज कट रही है। अभी भी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सर। हाँ, ठीक है, हाँ चलिए। सर। अच्छा, सो A इज इक्वल्स टू बी की P पॉसिबिलिटीज हो गई। अभी तो मैंने केवल A माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व किया था, A माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व किया था। अगर मैं बोलूं कि A माइनस बी इज इक्वल्स टू P है, A माइनस बी इज इक्वल्स टू P है, ठीक है, देखो तो ये वाली चीज भी ले सकते हैं कि भाई A माइनस बी की वैल्यू है P के बराबर, तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? 0। क्यों? 0। क्यों 0 सॉल्यूशंस होंगे? मैक्सिमम P माइनस 1। हाँ, ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू P माइनस 1 के बराबर है। तो जब B मिनिमम होगा, मान लो B 0 हो जा रहा है, और A मैक्सिमम होगा, मान लो A P माइनस 1 हो जा रहा है, तब भी दोनों का डिफरेंस कभी P तक नहीं पहुंचेगा। तो A माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू P माइनस 1 ही हो सकती है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो यहां से जो एक सॉल्यूशन आया है, वो वाला एक सॉल्यूशन हम याद रखते हैं कि A इज इक्वल्स टू बी के लिए, यहां से हम वैल्यू याद रखते हैं कि A इज इक्वल्स टू बी के लिए P पॉसिबिलिटीज आ गई थी। ठीक है, अच्छा, और कोई इसके आगे जा सकते हैं क्या? अगर मैं A माइनस बी, हाँ, अगर मैं A माइनस बी ले लूं 2P, A माइनस बी ले लूं, A माइनस बी ले लिया 2P, तो इसके कोई सॉल्यूशंस आएंगे भाई? A माइनस बी इज इक्वल टू 2P, कोई नहीं, सॉल्यूशंस नहीं आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंस P हो सकता है। ठीक है, तो ना ही P और 2P के लिए आएंगे, ना ही माइनस ऑफ P और माइनस ऑफ 2P के लिए आएंगे। अगर माइनस ऑफ P देखो, तो अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक फैक्टर है, ठीक है, वो भी एक मल्टीपल है, लेकिन माइनस ऑफ P भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर A मेरा 0 हो जाए और B मेरा P माइनस 1 हो जाए, तब भी दोनों का जो डिफरेंस है वो माइनस P माइनस 1 तक जा सकता है, माइनस P तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए इसके लिए भी कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो A माइनस बी के लिए, A माइनस बी के मल्टीपल के लिए आपको मिल गए P सॉल्यूशंस। अब चेक करते हैं A प्लस बी के लिए, अब चेक करते हैं A प्लस बी के लिए। ठीक है, चलो A प्लस बी के लिए चेक करते हैं। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं बोल रहा हूं कि A प्लस बी की वैल्यू सम कांस्टेंट K मल्टीप्लाइड बाय P के बराबर है। ठीक है, सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ P के बराबर है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? अब भी हो सकता है A प्लस बी, अब भी हो सकता है A प्लस बी हो जाए आपका 0, A प्लस बी हो जाए आपका 0। अच्छा, अगर A और A प्लस बी 0 है, तो कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? 1 वन सॉल्यूशन, लेकिन वो सॉल्यूशन तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0, यही बोलोगे? हाँ। लेकिन ये सॉल्यूशन तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो उस वाले सॉल्यूशन को काउंट नहीं करेंगे, दोबारा काउंट नहीं करेंगे उसको। तो A प्लस बी इज इक्वल टू 0 के यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, यहां पर नो सॉल्यूशन बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। सर काउंट कर लिया है, मतलब A माइनस बी के उधर काउंट किया है क्या ऐसे? हाँ बेटा, देखो तो इसका फैक्टर या इसका फैक्टर, किसी का भी फैक्टर हो, दोनों का मल्टीपल P के बराबर आ रहा है ना, तो किसी के भी हाँ, फैक्टर में आ जाएगा, चलेगा। ठीक है, तो A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0 आ चुका है। ठीक है, यहां पर ले लो तब भी 0 आ जाएगा, यहां पर ले लो तब भी 0 हो जाएगा, उसको एक ही बार मैं काउंट कर रहा हूं। P के पॉसिबिलिटीज काउंट करनी है ना, P की पॉसिबिलिटीज में काउंट हो जा रहा है। ठीक है, तो A और B के कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, हम ये वाली चीज काउंट कर रहे हैं, उतने ही डिफरेंट मैट्रिसेस हो पाएंगे। पकड़ में आई चीज? अगर A और B 0 0 0 0 दोनों जगह ले लेंगे तो सेम ही मैट्रिक्स बनेगा, तो वो एलिमेंट को काउंट करने का क्या फायदा? ठीक है, हाँ सर। ओके, ठीक है, चलो यहां तक सभी को समझ में आया? हाँ सर। हाँ, ठीक है, चलो A प्लस बी की वैल्यू 0, बात नहीं बन रही है। A प्लस बी की वैल्यू P,
ए प्लस बी की वैल्यू पी, बात बन सकती है। क्या क्या ले लें अब ले लेंगे ए की वैल्यू अगर 1 ले लो, बी की वैल्यू अगर p माइनस 1 ले लो तो क्या आ जाएगा p? बिल्कुल आ जाएगा। ए की वैल्यू अगर 2 ले लो, बी की वैल्यू अगर p माइनस 2 ले लो, क्या आ जाएगा p? बिल्कुल आ जाएगा। वैसे ही 3 और p माइनस 3 के लिए भी ये सिलसिला कहां तक चलता रहेगा भाई? जब a की वैल्यू p माइनस 1 आप ले लो और b की वैल्यू 1 ले लो, तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? ये कितने पॉसिबिलिटीज हो गई? p माइनस 1 पॉसिबिलिटीज। p माइनस 1 पॉसिबिलिटीज हो गई, ठीक है, p माइनस 1 पॉसिबिलिटीज। तो पहले ही मैंने कुछ पॉसिबिलिटीज काउंट कर लिए थे, p पॉसिबिलिटीज, और अभी और कुछ पॉसिबिलिटीज आ गए, अभी और कुछ पॉसिबिलिटीज आ गए, यहां पर आए ये p माइनस 1 पॉसिबिलिटीज। तो टोटल पॉसिबिलिटीज मैं काउंट कर रहा हूं किस केस में? जब वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। टोटल पॉसिबिलिटीज जब वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो यहां पर लिखता हूं, ठीक है, यहां पर टोटल पॉसिबिलिटीज फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो यहां से आ जाएंगे टोटल पॉसिबिलिटीज, ये आ जाएंगे 2p माइनस 1। कैसे आया भाई? थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। अरे पहले पॉसिबिलिटीज थे p, उसमें ऐड कर दिया p माइनस 1, p प्लस p माइनस 1 तो आ गया 2p माइनस 1। अभी काम खत्म हो गया क्या? नहीं खत्म हुआ, कुछ और भी काउंट करना है। क्या काउंट करना है? अभी मुझे काउंट करना है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर डिटर्मिनेंट क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए डिटर्मिनेंट 0 हो जा रहा है या डिटर्मिनेंट डिविजिबल बाय p हो जा रहा है? तो अभी हमने चेक किसके लिए किया भाई? अभी हमने चेक किया सिमेट्रिक के लिए। बिल्कुल वैसे ही कोशिश करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही कोशिश करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी। तो ये हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चल, जैसे इसको सॉल्व किया है वैसे ही आपको ट्राई मारना है यहां पर भी, ठीक है। a की वैल्यू 0 है, तो देखो तो बहुत सरल हो गया ये क्वेश्चन। मुझे पता चल गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a रहेगा यहां पर, डिटर्मिनेंट ऑफ a रहेगा यहां पर a स्क्वायर माइनस bc। लेकिन आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a में a की वैल्यू तो 0 हो जाएगी अब ना भाई। स्क्यू सिमेट्रिक के केस में a की वैल्यू तो 0 है, तो ये वाली चीज है, ये वाली चीज है सिंपली माइनस bc के बराबर, सिंपली माइनस bc के बराबर, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a है माइनस ऑफ bc के बराबर, लेकिन देखो तो b की वैल्यू है माइनस ऑफ c के बराबर, b की वैल्यू है माइनस ऑफ c के बराबर। तो देखो तो इसको डायरेक्टली, या c की वैल्यू है माइनस ऑफ b के बराबर, तो डायरेक्टली इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई? इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं b स्क्वायर, डायरेक्टली लिख दिया b स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर b स्क्वायर है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था पहले, उससे कुछ कंडीशंस निकाली, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू आ गई b स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू आ गई अगर b स्क्वायर, तो आप चेक करेंगे कि क्या ये b स्क्वायर मल्टीपल ऑफ p है, क्या ये b स्क्वायर मल्टीपल ऑफ p है। तो आपको कुछ चीजें साफ साफ नजर आने लग जाएंगी कि भैया मेरे ये जो p है, p तो एक प्राइम नंबर है, p तो मेरा एक प्राइम नंबर है। अच्छा, p अगर एक प्राइम नंबर है तो वो फैक्टर जो b में है वही फैक्टर दूसरे वाले b में भी होना चाहिए, ठीक है। जो मेरा फैक्टर b में आ रहा है वही दूसरे वाले b में भी होना चाहिए। अरे भाई पहले क्या हो रहा था, a प्लस b का कोई एक फैक्टर आ रहा था, a माइनस b में कोई फैक्टर आ रहा था, दैट वैल्यू वाज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ p, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अगर मैं, मेरा p कोई प्राइम नंबर है, p, अच्छा तुम इसको दूसरी तरीके से देख लो, क्या दुनिया में कोई ऐसा प्राइम नंबर है जिसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो एक परफेक्ट स्क्वायर दे दे? ऐसा कौन सा प्राइम नंबर हो सकता है भाई? चेक करते हैं। यहां पर है मेरे पास b स्क्वायर, यहां पर है मेरे पास b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक तो आ जाएगा 0। जब k की वैल्यू 0 हो जाएगी तो b स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसका मतलब b की वैल्यू क्या है? 0 है। ये वाली चीज काउंट कर चुके हैं हम। मैट्रिसेस क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या काउंट कर रहे हैं? कितने डिफरेंट मैट्रिसेस बनेंगे, कितने डिफरेंट मैट्रिसेस, कितने डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे भाई इसमें। तो 0 0 यहां पर काउंट हो चुका है, इसलिए यहां पर काउंट नहीं करेंगे, यहां पर काउंट नहीं करेंगे। तो इसको लिखना आप ऑलरेडी काउंटेड, b इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू पहले से 0 है, 0 0 हम लोग पहले ही काउंट कर चुके हैं, 0 0 हम लोग पहले ही काउंट कर चुके हैं।
तो b इज इक्वल टू 0 हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 काउंट कर चुके हैं, इसलिए नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गई, ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गई। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं रखूंगा b इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू k की वैल्यू 1 रखेंगे तो p, b स्क्वायर इज इक्वल टू p। हो सकता है क्या? p एक नहीं। प्राइम नंबर है, दुनिया का ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जो किसी प्राइम नंबर के बराबर आ जाएगा? कोई नहीं होता ऐसा, कोई नहीं होता ऐसा। तो फिर हम क्या बोलेंगे कि यहां पर भी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, यहां कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, ये वाला सॉल्यूशन मैंने काउंट नहीं किया। अब आगे बढ़ते जाओ, अगर आप क्या देखते जाओगे भाई, बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 टाइम्स ऑफ पी हो जाए, ठीक है, तब क्या बात बनेगी, तब क्या बात बन जाएगी? ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर दे देता है? 2। बिल्कुल सही। लेकिन अगर p की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 2 आ जा रही है, ऐसा हो सकता है क्या? क्या बोल रहा है? b की वैल्यू हमेशा p से छोटी होनी चाहिए। तो हो सकता है क्या ये? नहीं हो सकता। तो यहां से भी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2p से भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। और आगे बढ़ते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3p नहीं होता। इसके बाद आप चेक करते जाओगे, किसी भी प्राइम नंबर को, किसी का भी प्राइम नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल ले लोगे तो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा। परफेक्ट स्क्वायर केवल एक केस में मिल सकता है, कौन सा केस होगा? जब ये खुद p बन जाए, p मल्टीप्लाइड बाय p के केस में परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि उस केस में b की वैल्यू, उस केस में b की वैल्यू p बन जाएगी और b की वैल्यू p नहीं हो सकती है। इसका मतलब स्क्यू सिमेट्री के केस में कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। सारे केसेस देख लिया। आप बोलोगे सर k की वैल्यू नेगेटिव लेके चेक कर लेते हैं। भैया मेरे, कोई परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव हुआ है क्या? नहीं हुआ है, तो वो भी चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई? जितनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मिल रही थी, कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई भाई? 2p-1 पॉसिबिलिटीज हो गई, 2p-1 पॉसिबिलिटीज हो गई। तो इतने ही डिफरेंट एंटिटीज जाएंगे आपके सेट ए में, तो आंसर होगा इसका डी, ठीक है। द नंबर ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस, ठीक है, सच दैट ए इज ईदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और बोथ। ये वाली चीज की काउंटिंग होगी 2p-1। सभी को समझ में आया इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट? हाँ सर। समझ में आया ना? हाँ सर। ठीक है, चलो। ओके, नोट करना चाहते हो या नोट कर लियो बेटा? कर दिया सर। करिए सर। कर लिया? सभी ने कर लिया ना? समझ में आया ना सभी को? किसी को कोई डाउट है तो मैं फिर से बोल रहा हूं, पूछ लो। किसी को कोई डाउट है तो फिर से मैं बोल रहा हूं, पूछ लो, वरना हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। चलो, नेक्स्ट वाला पार्ट बोल रहा है, कहां चला गया क्वेश्चन था, मुझे उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, कंट्रोल सी। अच्छा, अब सेकंड वाले पार्ट में क्या बोल रहा है? सेकंड वाले पार्ट में बोल रहा है, नहीं कर रहा है, हाँ, बोल रहा है द नंबर ऑफ ए एंड टीपी सच दैट ट्रेस ऑफ ए इज नॉट डिविजिबल बाय पी। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है भाई? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स कौन बताएगा? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो जाता है? प्रिंसिपल डायगोनल के सम ऑफ एलिमेंट्स कर देंगे तो ट्रेस हो जाता है। सभी को ये चीज पता है कि नहीं? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? कौन कौन ऐसा है जो पहली बार ये चीज सुन रहा है भाई कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? कोई ऐसा जिसने पहली बार ये वर्ड सुना हो? मैं फिर से समझा देता हूं, कोई बात नहीं। ओके, तो सभी को पता है कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, चलो अच्छा है। ओके, सो बोल रहा है द नंबर ऑफ ए, मतलब ऐसे मैट्रिसेस इन टीपी, टीपी मेरा सेट है, such that the trace of A is not divisible by P, trace of A is not divisible by P, but determinant of A is divisible by P is। अच्छा, तो मेरा जो, एक सेकेंड, रेड वाला, ठीक है। अच्छा, तो मेरा जो मैट्रिक्स था अभी वो क्या था? मेरा मैट्रिक्स था A B C A, ठीक है।
ये था मेरा मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, इसका ट्रेस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है, इसका ट्रेस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रेस इज नॉट डिविजिबल बाय पी, तो मैं ए की कौन सी वैल्यू ले लूं कि वो पी से डिविजिबल नहीं होगा। 2a इज नॉट डिविजिबल बाय पी, कौन सी वैल्यू के लिए नॉट डिविजिबल बाय पी हो जाएगा? a greater than p। a ग्रेटर देन p, लेकिन ऐसा चीज तो हो ही नहीं सकती। और 2a इज इक्वल टू p, 2a इज इक्वल टू p कभी हो सकता है क्या? इसका मतलब ही हो जाएगा 2a इज इक्वल टू p का मतलब है कि p एक प्राइम नंबर नहीं है। सोचो तो, मेरा वीडियो रुक रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। नहीं नहीं, मेरा वीडियो रुक जा रहा है क्या? सर ओके ओके, छोड़ो जो भी है। हाँ, 2a इज इक्वल टू p, 2a इज इक्वल टू p के केस में अब देखो, ये बोल रहा है कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट डिविजिबल बाय p, तो ये सम कांस्टेंट k टाइम्स ऑफ p नहीं होना चाहिए। 2a, ये वाली चीज 2a मस्ट नॉट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट k टाइम्स ऑफ p, मस्ट नॉट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट k टाइम्स ऑफ p। तो चेक करते हैं कि ऐसा कब हो जाता है कि डिविजिबल हो जाता है, ऐसा कब हो जाता है कि डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो 2a की वैल्यू डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं और फिर बताएंगे कि कौन से केस में नहीं होगा, ठीक है। तो 2a की वैल्यू 0 हो सकती है, 2a की वैल्यू p हो सकती है, 2a की वैल्यू माइनस ऑफ p हो सकती है, 2a की वैल्यू 2p हो सकती है, 2a की वैल्यू 3p हो सकती है, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें कि वो डिविजिबल हो जा रहा है, उस वाले केस को निकाल देंगे तो बाकी सारे केसेस में डिविजिबल नहीं रहेगा, ठीक है। चल तो बोलो तो बेटा, ऐसा कौन सा केस है जिसमें वो डिविजिबल हो जा रहा है? 2a is equal to 0 वाली भी। केवल इक्वल टू 0। देखो क्यों ऐसा हो रहा है, देखो ये वाला केस हो ही नहीं सकता, ये वाला केस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि p प्राइम नंबर है, तो p कोई भी प्राइम नंबर 2 टाइम्स ऑफ कोई दूसरे नंबर के बराबर नहीं हो सकता। वैसे ही ये वाला केस भी नहीं हो सकता। ये सारे केसेस देखो तो यहां से 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो a की वैल्यू p के बराबर है, a तो हमेशा p से छोटा है। क्वेश्चन ने क्या बोला था भाई, क्वेश्चन ने क्या बोला था कि a की वैल्यू p-1 तक ही जा सकती है, इसका मतलब a p से छोटा है। अगर a p से छोटा है तो ये केस भी नहीं हो सकता। अच्छा, अगर मेरा हाँ देखो तो यहां पर भी a p से बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो इसके बाद कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि उसमें a p से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक केस जिसमें शायद आपका जो ट्रेस है वो डिविजिबल बाय p हो जाएगा, वो कौन सा केस हो जाएगा? एक ऐसा केस जिसमें शायद आपका ट्रेस ऑफ a डिविजिबल बाय p हो जाएगा, वो हो जाएगा तब जब a की वैल्यू 0 हो जाए, वो हो जाएगा तब जब a की वैल्यू 0 हो जाए, a इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है नॉट डिविजिबल, तो मैं क्या लेके चलूंगा, a की वैल्यू 0 होगी तो डिविजिबल बाय p हो जाएगा, इसका मतलब a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा नॉन जीरो होनी चाहिए। This implies that trace is not divisible by p। पकड़ में आई चीज, a की वैल्यू होनी चाहिए नॉन जीरो। अच्छा, इतना समझ में आया पहले वाली लाइन से। उसके बाद क्या बोल रहा है, बट डिटर्मिनेंट इज डिविजिबल बाय p। अच्छा, a की वैल्यू नॉन जीरो है लेकिन डिटर्मिनेंट डिविजिबल बाय p है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होता है, वापस से वहीं पर जाना पड़ेगा। यहां तक सभी ने हिम्मत नहीं हारी है ना भाई, सभी समझ रहे हो ना इस क्वेश्चन को? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ सकता है, अभी भी घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख करके, ठीक है। इसके बारे में मैं कुछ और भी बताऊंगा आपको, अभी के लिए यहां तक सभी को समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, अच्छा, तो अब बोल रहा है बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिविजिबल बाय बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वापस वहीं चले गए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा a स्क्वायर माइनस bc, ठीक है। अब वो बोल रहा है a स्क्वायर माइनस bc p से डिविजिबल है, a स्क्वायर माइनस bc p से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस bc विल बी सम कांस्टेंट k टाइम्स ऑफ p,
ए स्क्वायर माइनस बी सी विल बी सम कांस्टेंट के टाइम्स ऑफ पी, ठीक है। ओके, अगर ऐसा है और मुझे क्या लेना है, ए की वैल्यू नॉन जीरो लेनी है, ठीक है, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ पी, रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटीज, अनलेस और अनटिल आप p की कोई एक नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू ले लें, ठीक है। क्यों, देखो जब a नॉन जीरो बन जाता है ना तो मेरे पास तीन वेरिएबल्स हो जाते हैं, a b और c तीन वेरिएबल्स हो जाते हैं, और तीन वेरिएबल्स के लिए मैं जज नहीं कर सकता हूं कि उनका मल्टीपल किसी कांस्टेंट को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको सॉल्व करने का इस स्टेप के बाद केवल एक ही तरीका है, वो तरीका क्या है, आपको p की अपने से कोई वैल्यू ले लेनी है, आपको p की कोई अपने से वैल्यू ले लेनी है। समझ में आई चीज, a नॉन जीरो हो गया। अभी तक क्या होता था, पहले वाले क्वेश्चन में मुझे कोई ना कोई रिलेशन मिल जा रहा था भाई, a और b के साथ हम खेल खेल ले रहे थे, केवल b स्क्वायर के साथ खेल खेल ले रहे थे, a प्लस b के साथ खेल खेल ले रहे थे। जब तक दो वेरिएबल थे तब तक खेल खेल सकते हैं, दो वेरिएबल से ज्यादा हो जाएंगे तो खेल खत्म हो जाएगा भाई। ए स्क्वायर माइनस बी सी में हम नहीं बता सकते कि ए बी सी की करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या क्या होंगी, बहुत मुश्किल है, ठीक है। ऊपर से मल्टीपल जज कर रहे हैं, एक कांस्टेंट रेशियो। हाँ केवरी बोलो बेटा। सर वो गलती से हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। सो ए की वैल्यू नॉन जीरो है। अच्छा, अब मैंने बोला कि इसके बाद सॉल्व करना मुश्किल है तो मुझे पी की अपने से कोई वैल्यू सपोज करनी होगी। आप मुझे बताओ कि सबसे बेस्ट वैल्यू मैं क्या सपोज कर लूं, इस क्वेश्चन को देख करके सबसे बेस्ट पी की वैल्यू मैं क्या चूज कर सकता हूं। सबसे छोटा प्राइम ऑड प्राइम नंबर 3 सपोज करना है भाई, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर p की वैल्यू 3 लेके चलते हैं। चल p की वैल्यू ले ली 3 मैंने, p की वैल्यू ले ली मैंने 3, p इज इक्वल्स टू 3 के लिए चेक कर रहे हैं कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। p इज इक्वल्स टू 3 के लिए कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो बताओ तो अगर p की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू नॉन जीरो है, तो a की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, और 1 2 1 और 2, a की वैल्यू हो जाएगी 1। एक बार मैं बोलूंगा कि a इज इक्वल्स टू 1 हो जा रहा है, दूसरा केस में मैं बोल सकता हूं कि a इज इक्वल्स टू 2 हो जा रहा है, ठीक है। a इज इक्वल्स टू 1 हो जा रहा है, दूसरा केस बोलूंगा a इज इक्वल्स टू 2 हो जा रहा है, ठीक है। अब सभी मेरे साथ चेक करना, ठीक है, कोई गिव अप नहीं करेगा भाई, क्वेश्चन बस खत्म होने वाला है, सभी साथ साथ चेक करेंगे, ठीक है। ओके सो हाँ चल, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 रखते हैं। मैंने आपको बोला जब दो वेरिएबल्स रहेंगे तब हम मल्टीपल जज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज सीखने वाली है यहां से, ठीक है। a की वैल्यू 1 है तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी सी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी सी हो जाएगा 1 माइनस बी सी। a की वैल्यू 1 है तो a स्क्वायर माइनस बी सी क्या हो जाएगा 1 माइनस बी सी। अब 1 माइनस बी सी अगर मल्टीपल ऑफ p है, 1 माइनस बी सी अगर मल्टीपल ऑफ p है तो इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, ये k टाइम्स ऑफ p लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू k टाइम्स ऑफ p लिख सकते हैं, ठीक है। ओके ओके फाइन, तो क्या क्या मैं बोल सकता हूं, एक हो सकता है 1 माइनस बी सी की वैल्यू मल्टीपल्स ऑफ p 0 हो सकता है, 1 माइनस बी सी की वैल्यू p हो सकता है, p क्या है 3 p है मेरा 3, ओके p मेरा 3 है। अच्छा 1 माइनस बी सी की वैल्यू माइनस ऑफ 3 भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि -1 भी तो एक मल्टीपल है 3 का, इंटीग्रल मल्टीपल्स की बात हो रही है भाई, -1 भी एक इंटीग्रल मल्टीपल है, और भी कुछ वैल्यूज हो सकती हैं। अब आप बताओ कि जब 1 माइनस बी सी की वैल्यू 0 है तो b और c क्या है 1 1 b और c 1 1 है, तो 1 1 1 एक सॉल्यूशन हो सकता है, क्यों, b और c मेरे इंटीग्रल वैल्यूज हैं, 1/2 और 2 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन मुझे मिल गया यहां से, ये एक केस मिल गया, सॉल्यूशन तो नहीं है, केस मिल गया। अच्छा 1 माइनस बी सी की वैल्यू 3 के बराबर है, 1 माइनस बी सी की वैल्यू 3 के बराबर है, इसका मतलब कि माइनस बी सी की वैल्यू 2 के बराबर है। अब आपको पता है कि b और c दोनों पॉजिटिव है, उनके साथ नेगेटिव आ जाएगा तो कभी भी कोई पॉजिटिव नंबर नहीं बनेगा, तो यहां से कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या बेटा, यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अच्छा और उसके बाद आप कोई भी बड़ा नंबर लेते जाओ, 6 ले लोगे तब भी एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, 9 ले लोगे, 3 के कोई भी मल्टीपल ले लोगे उसके बाद बात नहीं बनेगी, तो यहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है।
Okay, next thing is 1 minus BC is minus of 3. So BC will be 1 plus 3 that is 4. तो यहां से B और C की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं? 1 हो सकता है, B, C4 हो सकता है, B4 हो सकता है, C1 हो सकता है, B2 हो सकता है, C2 हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि P की वैल्यू 3 के बराबर है, A और B और C तीनों के तीनों हमेशा 3 से छोटे होने चाहिए। तो ये दोनों केसेस भी नहीं हो सकते, केवल ये केस हो सकता है, केवल ये केस हो सकता है। ठीक है, तो यहां से मुझे 2 केसेस मिले। कौन कौन से केसेस मिले भाई? कौन कौन से केसेस मिले? 1 1 1 1 2 2 1 1 1, एक ये वाला केस, और 1 B2 2 2 ये वाला केस मिल गया। अच्छा भाई, और केसेस चेक करते हैं। चलो, यहां से इतने ही केस मिलेंगे। आप चाहो तो एक और मैं आपके लिए एक और केस आगे बढ़ जाता हूं। आप बोलोगे सर 1 माइनस बीसी की वैल्यू -6 भी हो सकती है। 1 माइनस बीसी की वैल्यू बेटा जब -6 होगी, -6 ही है ना, हाँ, -6 होगी, तो बीसी की वैल्यू क्या होगी भाई? बीसी की वैल्यू होगी 7। अरे भाई, बी और सी का मल्टीपल 4 से ऊपर कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि बी और सी की वैल्यू ही हमेशा मैक्सिमम 4 है। ठीक है, तो इसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप बोलोगे सर बी और सी का मल्टीपल 4 से ऊपर क्यों नहीं जा सकता? ये क्वेश्चन ने सबसे पहले ही बोल दिया कि जो बी और सी है वो हमेशा अपने प्राइम नंबर से एक छोटा हो सकता है, p-1 तक जा सकता है। मैंने प्राइम नंबर क्या लिया यहाँ पर? 3, तो मैक्सिमम ये जा सकता है 2 तक, मैक्सिमम जा सकता है 2 तक। तो b मल्टीप्लाइड बाय c की वैल्यू 7 भी नहीं हो सकती। इसका मतलब यहां से केवल 2 सॉल्यूशंस आएंगे। अब चेक करते हैं अगला वाला केस, जब a की वैल्यू 2 हो जाए। देखो तो a की वैल्यू अगर 2 हो जा रही है तो भैया a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4 माइनस बीसी की वैल्यू हो जाएगी सम कांस्टेंट k टाइम्स ऑफ p। 4 माइनस बीसी की वैल्यू हो जाएगी सम कांस्टेंट k टाइम्स ऑफ p। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप बताओ तो। अब फिर से पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं। 4 माइनस बीसी की वैल्यू हो सकती है 0, 4 माइनस बीसी की वैल्यू हो सकती है, p क्या है मेरा? 3, 4 माइनस बीसी की वैल्यू हो सकती है 3, 4 माइनस बीसी की वैल्यू हो सकती है -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा कुछ। अच्छा भाई, चलो, तो यहां से मुझे क्या पता चल गया? बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बीसी की वैल्यू हो जाएगी 4। देखो तो यहां से बीसी की वैल्यू हो जाएगी 4, तो बी क्या हो जाएगा? बी और सी 2 2 हो सकते हैं। ठीक है, बी और सी 2 और 2 हो सकते हैं। सभी सुन रहे हो ना भाई? हाँ सर। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है। अच्छा, देखो तो 4 माइनस बीसी की वैल्यू अगर 3 के बराबर है तो बीसी की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है। बीसी की वैल्यू 1 के बराबर है, तो बी और सी की वैल्यूज क्या क्या है? तो बी की वैल्यू भी 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, 4 माइनस बीसी की वैल्यू अगर -3 के बराबर है तो बी मल्टीप्लाइड बाय सी की वैल्यू 7 के बराबर हो जाएगी। नहीं हो सकता। ठीक है, और कोई केस देखना चाहते हो तो आप लिखोगे सर 4 माइनस बीसी की वैल्यू 6 के बराबर हो सकती है। मैं बोलूंगा बेटा उस केस में बीसी की वैल्यू -2 के बराबर हो रही है। बी और सी का प्रोडक्ट कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं, तो इधर से भी 2 ही सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। कौन कौन से भाई? ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू थी 2, b2 आ गया, c2 आ गया, और a की वैल्यू थी 2, b1 आ गया, c1 आ गया। अब देखो तो ये मैट्रिक्स कहीं पर रिपीट नहीं कर रहा है, सारी अलग अलग वैल्यूज हैं, मैट्रिक्स कहीं पर मेरा रिपीट नहीं हो रहा है। तो मुझे 4 डिस्टिंक्ट सेट ऑफ वैल्यूज मिल गए a b c के, 4 डिस्टिंक्ट सेट ऑफ वैल्यूज मिल गए a b c के। अच्छा, अब चेक करते हैं मेरे ऑप्शंस क्या थे। मैंने क्या किया बेटा, यहां पर p की वैल्यू रखी 3, मेरे सॉल्यूशंस आ गए 4। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन इस चीज को सेटिस्फाई करता है, कौन सा ऑप्शन इस चीज को सेटिस्फाई करता है। रखो तो यहां पर p की वैल्यू रखेंगे 3, तो 3 - 2 is 2, 2 multiplied by 3 3 is 9 - 2 is 7 plus 1 is 8, 9 - 3 is 6 plus 1 is 7, 7 2 is 14, तो ये दे देगा 14। मुझे 4 चाहिए, ये क्या दे देगा? 27 - 8 that is 19, ये दे देगा 4, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मेरा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? हाँ सर। तो कोई डाउट? ये वाला कॉन्सेप्ट सभी के लिए क्लियर हो गया? कोई ऐसा जिसको कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। नेक्स्ट लास्ट स्टेप। हाँ बेटा, लास्ट स्टेप में क्या किया?
लास्ट स्टेप में मैंने ये चारों वैल्यूज काउंट कर लिए। कितनी वैल्यूज हैं टोटल? 4 वैल्यूज हैं टोटल, 4 वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं टोटल। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर। हाँ 4 वैल्यूज हैं, तो 4 डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस बन सकते हैं। अरे ए बी सी मिलके क्या बना रहे हैं? अल्टीमेटली ए बी सी क्या बना रहे हैं? अल्टीमेटली मेरे ए बी सी तीनों मिलके ये कैपिटल ए बना रहे हैं। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए बी सी मिलेंगे तो डिफरेंट कैपिटल एज मिलेंगे। डिफरेंट कैपिटल ए मिलेगा तो देखो तो द नंबर ऑफ कैपिटल ए ही पूछ रहा है, नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस ही पूछ रहा है, मिल जाएंगे। पकड़ में आई चीज? तो ऐसे 4 मैट्रिसेस हैं, सॉल्यूशन 4 आ गया। 1 2 3 4 ऐसे 4 डिफरेंट मैट्रिसेस हैं। और ऐसा अगर 4 डिफरेंट मैट्रिसेस है तो मैंने चेक किया, वो क्या बोल रहा है कि ये नंबर ऑफ मैट्रिसेस आ रहे हैं उसके आंसर में, तो इससे मेरा आंसर 3 मैच कर रहा है। समझ में आई चीज? हाँ सर। ठीक है, चलो लास्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, इसका लास्ट पार्ट है। कहाँ गया? नेक्स्ट वाले इसी में था ना? ओके हाँ ठीक है, चलो इसी में पढ़ा रहा था क्या? इसी में, ठीक है। लास्ट वाला पार्ट है। ओके ठीक है, लास्ट वाले पार्ट में देखो तो बेटा, द नंबर ऑफ ए एंड टी पी सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट डिविजिबल बाय पी इज। अच्छा, अब सोचो कि पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था? अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे उसमें डिविजिबल बाय पी की बात कर रहे थे, इसमें नॉट डिविजिबल बाय पी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ट्रिक इसके सॉल्यूशन में भी है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स निकाल लूं और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं वो डिटर्मिनेंट्स जो डिविजिबल बाय पी हैं, तो मुझे वो डिटर्मिनेंट्स मिल जाएंगे जो नॉट डिविजिबल बाय पी हो जाएंगे। पकड़ में आई चीज? हाँ सर। चलो केतकी बोलो बेटा, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट डिस्टिंक्ट डिटर्मिनेंट्स क्या हो सकते हैं? ए की वैल्यू है ए बी, गड़बड़ हो गया। हाँ केतकी सुन रहे हो क्या बेटा? हाँ सोचो तो डिस्टिंक्ट डिटर्मिनेंट्स कितने हो सकते हैं? मेरा डिटर्मिनेंट है ए बी, सॉरी मेरा मैट्रिक्स है ए बी सी ए, तो ऐसे कितने डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस हो सकते हैं? ए के वैल्यू के लिए पी चॉइसेस होंगे। करेक्ट, बिल्कुल पकड़ लिए सही। अरे भाई देखो, मुझे ये वाले प्लेस में मैं कितने डिफरेंट नंबर्स भर सकता हूं, तो ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ए की वैल्यू हो सकती है 0, ए की वैल्यू हो सकती है 1, ए की वैल्यू हो सकती है 2, ए की वैल्यू हो सकती है 3 अप टू p-1। ए के लिए चॉइसेस देखो, भाई ए के लिए चॉइसेस हो सकते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू p-1 चॉइसेस हो सकते हैं ए के लिए, p-1 चॉइसेस हो सकते हैं ए के लिए। अच्छा ओके, सिमिलरली बी के लिए भी कितने चॉइसेस होंगे भाई? बी के लिए भी कितने चॉइसेस होंगे? देखो तो ये p चॉइसेस हैं, टोटल p चॉइसेस हैं। डी के लिए भी ऐसे ही p चॉइसेस हो जाएंगे और सी के लिए भी ऐसे ही p चॉइसेस हो जाएंगे। जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो कितने डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस बन जाएंगे? डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस बन जाएंगे p मल्टीप्लाइड बाय p इज इक्वल्स टू p क्यूब। ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, और टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस ही हैं ये नंबर ए। तो नंबर ए में टोटल मैट्रिसेस इतने बन रहे हैं। अब मैं वो मैट्रिसेस काउंट करूंगा। अब मुझे कौन से मैट्रिसेस चाहिए? मुझे वो मैट्रिसेस चाहिए जिनका डिटर्मिनेंट नॉट डिविजिबल बाय पी है। ठीक है, तो मैं टोटल में से वो माइनस कर दूंगा जिसका डिटर्मिनेंट डिविजिबल बाय पी है। ठीक है, अब इसमें से आधा काम हो चुका है। कैसे हो चुका है आप बोलोगे? मैं बोलूंगा देखो, अभी तो पिछले वाले क्वेश्चन से मैंने वो मैट्रिसेस निकाले जिनका डिटर्मिनेंट डिविजिबल बाय पी है। केवल एक केस थी वहां पर कौन सा केस था? वहां पर ए की वैल्यू 0 थी, तब मैंने निकाला। वहां पर जब ए की वैल्यू 0 थी तब मैंने वो मैट्रिसेस निकाले जिनका डिटर्मिनेंट डिविजिबल बाय पी है। तो वो वाला केस प्लस वो मैट्रिसेस जिसमें कि ए की वैल्यू नॉन जीरो है, सॉरी ए की वैल्यू नॉन जीरो के लिए मैंने निकाल लिया है। मुझे अब वो मैट्रिसेस काउंट करने हैं जिसमें कि ए की वैल्यू 0 हो जा रही है फिर भी उनका डिटर्मिनेंट डिविजिबल बाय पी है। ठीक है, फिर से सुनना मेरी बात, थोड़ा कंफ्यूजिंग है,
शायद नहीं पकड़ में आ रहा होगा। देखो मुझे क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको वो सारे के सारे मैट्रिसेस काउंट करने हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉट डिविजिबल बाय पी है, ठीक है। उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप पहले टोटल मैट्रिसेस काउंट कर लो, टोटल मैट्रिसेस काउंट कर लो, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो वो मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट डिविजिबल बाय पी है, ठीक है। तब मुझे वो मैट्रिसेस मिल जाएंगे जिनका डिटर्मिनेंट नॉट डिविजिबल बाय पी है, ठीक है। अब जो सब्ट्रैक्ट करने वाली चीज है, जो सब्ट्रैक्ट करने वाली चीज है वो क्या है, मैं वो मैट्रिसेस काउंट कर रहा हूं जिनका डिटर्मिनेंट डिविजिबल बाय पी है, जिनका डिटर्मिनेंट डिविजिबल बाय पी है। तो उसमें से आधे मैट्रिसेस मैंने पहले ही काउंट कर लिए हैं। कब काउंट कर लिए हैं, जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा था कि मैं ऐसे मैट्रिसेस काउंट कर रहा था जिसमें ए की वैल्यू नॉन जीरो है, ए की वैल्यू नॉन जीरो है। देखो तो ए की वैल्यू नॉन जीरो है और फिर भी जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस बन रहे हैं उनका डिटर्मिनेंट डिविजिबल बाय पी हो जा रहा है। अब मुझे एक और केस ऐड कर देना है भाई, जब ए की वैल्यू जीरो हो जाए तब वो सारे के सारे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट डिविजिबल बाय पी है वो मैट्रिसेस काउंट कर लेते हैं। तो अभी के लिए मुझे काउंट क्या करना है, इफ a इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख देता हूं ये स्टेटमेंट, ठीक है। टोटल नंबर will be equals to total matrices minus number of such matrices whose determinant is divisible by p, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखो अब मैं ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना बेटा, केवल ये वाले पार्ट को मैं डिस्कस करता हूं। ऐसे कितने मैट्रिसेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट डिविजिबल बाय p है, तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, इसमें दो केसेस होंगे, जब a की वैल्यू जीरो है, और जब a की वैल्यू नॉन जीरो है, ठीक है। तो एक केस मैं पहले ही काउंट कर चुका हूं, जब a की वैल्यू नॉन जीरो है, तब वो सारे के सारे मैट्रिसेस, फिर से सुनना, जब a की वैल्यू नॉन जीरो है तब वो सारे के सारे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट डिविजिबल बाय p है उसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं। उसकी वैल्यू क्या आ रही है भाई, उसकी वैल्यू आ रही है जो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था, उसकी वैल्यू क्या है, p-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे केवल वो मैट्रिसेस काउंट करने हैं जिसमें कि a की वैल्यू जीरो भी है और उनका जो डिटर्मिनेंट है वो p से डिविजिबल भी है, ठीक है। तो कर लेते हैं कैलकुलेट, a की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a होता था a स्क्वायर माइनस bc, a की वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो गया, माइनस ऑफ bc के बराबर हो गया। अब माइनस ऑफ bc की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, इसकी वैल्यू है k टाइम्स ऑफ p के बराबर, तो माइनस ऑफ bc है या तो जीरो, या तो मेरा जीरो या फिर माइनस ऑफ bc है p के बराबर, या फिर माइनस ऑफ bc है 2p के बराबर। 2p तक तो बात ही नहीं जाएगी, पकड़ में आ रही है क्या चीज, 2p तक तो बात ही नहीं जाएगी, 2p तक बात नहीं जाएगी, क्योंकि फिर p हो जाएगा bc by 2 एंड सो। माइनस ऑफ bc की वैल्यू जीरो का मतलब ये क्या सॉल्यूशन देगा, 0 0 0 b is equals to 0, c is equals to 0, ठीक है। माइनस ऑफ bc is equals to p, देखो तो आपको b और c पॉजिटिव रखना है और आपका p नेगेटिव हो जा रहा है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यहां से तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं माइनस bc is equals to माइनस p ले लूं, तब क्या सॉल्यूशन मिल सकता है, नहीं मिल सकता, ठीक है। पकड़ ली चीज, तो सॉल्यूशन कहां से मिलेगा, मिल सकता है, माइनस bc is equals to p से सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा है, कौन कौन पकड़ लिया इस चीज को, बताना मत। माइनस bc is equals to माइनस p से सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा है, कौन बताएगा मुझे, सभी को समझ में आया क्या, p मेरा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर दो नंबर्स का मल्टीपल हो सकता है क्या,
नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, ऐसा केस है, ओके, ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है, ऐसा केस है तो मैं बोल सकता हूं कि भाई b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, यहीं से मुझे और सॉल्यूशंस मिलेंगे। कौन कौन से भाई? जब b तो 0 है, जब b की वैल्यू तो 0 है, लेकिन c की वैल्यू क्या हो सकती है? c की वैल्यू नॉन जीरो। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ऐसे p-1 वैल्यूज हो सकती है c की। तो टोटल कितने केसेस आ जाएंगे? टोटल कितने केसेस आ जाएंगे भाई? यहां से आ गए मेरे पास, ये कितने केसेस है? 1 से लेकर के p-1 तक कितने केसेस हुए? p-1 p-1। अच्छा, इसका उल्टा भी हो जाएगा भैया। देखो तो इसका उल्टा क्या होगा? जब b की वैल्यू नॉन जीरो है, जब c की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू हो जाए 1, b की वैल्यू हो जाए 2, b की वैल्यू हो जाए 3, अप टू b की वैल्यू हो जाए p-1 और c की वैल्यू 0 हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल तब भी 0 रहेगा। मल्टीपल 0 होगा तो यहां पर कितने और पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी? यहां पर और p-1 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज काउंट करना है। अच्छा, तो पहला एक पॉसिबिलिटी यहां पर बैठा हुआ है भाई, इसको भूलना मत। कौन सी पॉसिबिलिटी? जब b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है, एक ये पॉसिबिलिटी। फिर कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं? फिर ये वाली मेरी p-1 पॉसिबिलिटीज हैं, ये वाली मेरी p-1 पॉसिबिलिटीज हैं, और ये वाली भी मेरी p-1 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, ये वाली भी मेरी p-1 पॉसिबिलिटीज हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएंगी? टोटल पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी इसकी, टोटल पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, ठीक है, मैं एक एक करके लिख लेता हूं। टोटल पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी p-1 प्लस p-1 प्लस p-1 प्लस p-1 प्लस p-1 प्लस 1। एक ये भी तो सॉल्यूशन मिल रहा है जब दोनों 0 हो जा रहे हैं, तो ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई? टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई 2p माइनस 1, 2p-1 पॉसिबिलिटीज यहां से मिली। अच्छा, और पहले से मुझे मिल गई थी p-1 का होल स्क्वायर पॉसिबिलिटीज। ये दोनों पॉसिबिलिटीज को टोटल मैट्रिसेस से सब्ट्रैक्ट करना है। टोटल मैट्रिसेस कितने हैं भाई? टोटल मैट्रिसेस हैं p क्यूब, पहले से मिल गया है p-1 का होल स्क्वायर, अभी मिला 2p-1, तो टोटल पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, जो मेरा सॉल्यूशन वाला हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा यहां से, वो हो जाएगा p क्यूब माइनस p-1 का होल स्क्वायर प्लस 2p-1, ठीक है। तो ये वाली चीज हो जाएगी p क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2p-1, उड़ा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी p क्यूब माइनस p स्क्वायर के बराबर, ठीक है। समझ में आ गया सभी को बेटा? हाँ सर। ओके, हाँ ठीक है, सर। नोट कर लिया सभी ने? हाँ सर। ठीक है, नहीं किया? नोट कर लो बेटा। ओके, तो पिछले 20 साल में आईआईटी जेईई ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें इस क्वेश्चन के लेवल का और कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन आईआईटी जेईई इन